हेलो स्टूडेंट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 2 में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं जिन टॉपिक्स को। ठीक है, मीन्स आज जो हमारा लेसन प्लान होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, जिसे हम लोग डी से शो किया करते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों मीन फ्री पाथ, जिसको हम लोग लैम्डा से शो किया करते हैं। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, इसको हम लोग टाउ से शो किया करते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोबिलिटी, और उसके इसके पहले हम लोग ठीक है, मोबिलिटी, और उसके बाद पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये टॉपिक्स आज हम लोग पढ़ने वाले। ठीक है बच्चों, तो आज की लेक्चर में हम लोग इन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। पहला ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसे हम लोग वीडी से शो किया करते हैं। दूसरा मीन फ्री पाथ, जिसे हम लोग लैम्डा से शो किया करते हैं। तीसरा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, जिसे हम टाउ से शो किया करते हैं। फिर हम निकालेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, ठीक है, फॉर्मूला। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोबिलिटी, जिसे हम लोग म्यू से शो किया करते हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट जो कि हमने लास्ट लेक्चर में सीखा है। ठीक है, ओके बच्चों, करंट के बारे में थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर ले। ठीक है, कल के लेक्चर में हमने सीखा है कि करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, I = Q/T। ठीक है, ये करंट हमने पढ़ा था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या करंट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, करंट कहते हैं। अंडरस्टूड? तो ये चीज हम लोग लास्ट लेक्चर में सीखे थे। एवरेज करंट निकालना हो तो आप क्या करें, ΔQ/ΔT करें। आपको इंस्टेंटेनियस करंट चाहिए, आप क्या करें, dQ/dt करें। आपको चार्ज चाहिए तो dQ बराबर क्या हो जाएगा, IDT। टोटल चार्ज चाहिए, इंटीग्रेट करें। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले जो हमने लास्ट के लेक्चर में सीखे थे। ठीक है, उसको आगे बढ़ाते हैं आज। चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, कल हमने, है ना, आपको कुछ और छोटी छोटी चीजें डिस्कस करी थी। एक हमने बोला था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में, है ना, और उसके बाद बिहेवियर ऑफ कंडक्टर के बारे में। वो इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो कैसे होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट होगा तो कैसे बिहेव करेगा। ठीक है, कंडक्टर के बारे में हमने थोड़ी बहुत कल चर्चा की थी। तो अगेन मैं उस चीज को उठाता हूं। ठीक है, अगर मैंने मान लो एक कंडक्टर ले लिया बच्चों, ठीक है, कंडक्टर, याद करो हमने सीखा था कि कंडक्टर वो मटेरियल होता है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप याद कर सकते हो कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या था, फ्री इलेक्ट्रॉन था लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, जो कि फ्री होते हैं रैंडम मोशन करने को। उनको हम लोग क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, चार्ज कैरियर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से दूसरे जगह तक मूव करेगा तो वो अपने साथ चार्ज, है ना, हर एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। कितना, स्मॉल माइनस स्मॉल ई, है ना, इतना चार्ज होता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह पर जाएगा एक जगह से, तो अपने साथ वो चार्ज को भी कैरी करते हुए लेके जाएगा, इसलिए हम इसे चार्ज कैरियर भी कहते हैं। ओके, अब तो इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो चार्ज को कैरी करने का काम करता है, चार्ज का कैरियर होने का काम करता है।
और जब चार्ज एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कैरी होता है, चार्ज जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक फ्लो करता है, इसी को तो हम लोग करंट कहते हैं। तो करंट को कंडक्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए हम इसे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है ना, उपस्थिति ही कंडक्टर, किसी मटेरियल को कंडक्टर बनाता है। ठीक है, कंडक्टर वो मटेरियल जिसमें बहुत अच्छी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन्स या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। तो अगर ये कंडक्टर है बच्चों, तो कंडक्टर का शेप जनरली कैसा होता है, सिलिंड्रिकल होता है। तो उसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बच्चों, सरफेस पर है ना फ्रीली मूव करते हैं, यानी वो इतनी, उनके पास इतनी फ्रीडम होती है। अगर ये मेटल, अगर ये वायर होता, अगर ये कंडक्टर होता जिसका शेप ऐसा होता, तो ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है उसके ऊपर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इधर उधर मूव करते हैं। बट ये सरफेस को छोड़ करके बाहर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, मैंने कल आपको समझाया था। ठीक है, ये फ्री है बट ये सरफेस पर ही चल सकते, इसको छोड़ करके बाहर नहीं आ सकते, मटेरियल को छोड़ के बाहर नहीं आ सकते। ठीक है, ये फैक्ट बात है। ठीक है, तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो करेंगे क्या। अभी मैंने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया है, अभी मैं केस 1 की बात कर रहा हूं। ठीक है, केस 1, इन absence of इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, इन absence ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी E इक्वल टू क्या है, अभी 0 है। अंडरस्टूड, E इक्वल टू क्या है, अभी 0 है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है वो क्या करेंगे, देखो बेटा, नॉर्मल प्रेशर और टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर है, नॉर्मल प्रेशर और रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या कुछ एनर्जी होती है। यस, कुछ एनर्जी होती है। वो कौन सी एनर्जी है, वो है थर्मल एनर्जी। क्या है, कल भी मैंने बात किया था, उसके पास क्या होती है, थर्मल एनर्जी होती है। उस थर्मल एनर्जी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकते हैं, चल सकते हैं। अंडरस्टूड। ठीक है, कल हमने आपको बताया था कि इन इलेक्ट्रॉन्स के पास जो थर्मल एनर्जी होती है ना, उसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स में अच्छी खासी स्पीड होती है, और वो ऑर्डर होता है उसका 10⁵ मीटर पर सेकेंड का। ठीक है, आप इसको थर्मल स्पीड बोल सकते हैं, थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10⁵ मीटर पर सेकेंड के स्पीड का के रेंज का स्पीड इनके पास, इलेक्ट्रॉन्स के पास होते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तब भी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तब भी ये इलेक्ट्रॉन है ना इतने फ्री है कि वो इतनी स्पीड के साथ इस सरफेस पर इधर उधर भाग सकते हैं, रैंडम मोशन कर सकते हैं। समझ में आ रही बात, रैंडम मोशन कर सकते हैं। इस बात को आप ध्यान से समझिए। रैंडम का मतलब क्या होता है, जिसका डायरेक्शन फिक्स नहीं हो, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी उधर जाता है, उसका कोई भी डायरेक्शन आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, है ना। फॉर एग्जाम्पल, एक अगर मक्खी है ना, तो आप उसके डायरेक्शन को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो उड़ेगा तो किधर को जाएगा, है ना। या फिर एक फुटबॉल के मैदान में जो फुटबॉल के प्लेयर्स होते हैं, है ना, वो देखो कैसे भागते हैं, कुछ समझ नहीं आता कौन किधर जा रहा है, किधर जा रहा है। ठीक है, तो उसमें कुछ डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं है, है ना, कोई किधर भी जाता है, रैंडम मोशन करता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इतनी स्पीड के साथ चल रहे होते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा होता है तब भी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके दिमाग में आएगा कि जब फील्ड ही नहीं है तो इन इलेक्ट्रॉन पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, तो आखिर चला कौन रहा है इनको, तो चला कौन रहा है, थर्मल एनर्जी, है ना। टेम्परेचर जो है, रूम का जो टेम्परेचर है उसकी वजह से जो एनर्जी है वो इसको चला रहा है और अच्छी खासी स्पीड दे रहा है। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर भागते हैं। आगे बात समझ में क्लियर है। अब अभी है ना, रिसेंटली हमने बताया है, आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि हमें सर ने सिखाया है कि इलेक्ट्रॉन जब चलेगा तो उसके साथ साथ चार्ज भी चलेगा, और जब चार्ज चलेगा तो करंट फ्लो होना चाहिए।
क्लियर बात है। तो भाई इतने स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं यानी चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है यानी चार्ज फ्लो कर रहा है। चार्ज के फ्लो के रेट को हम लोग क्या कहते हैं, करंट कहते हैं ना, ठीक है। तो यानी इसमें करंट फ्लो करना चाहिए, एक बात। लेकिन बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट तब होता है जब हम इसके अक्रॉस क्या जोड़ दें, बैटरी जोड़ दें, है ना। अगर मैं इसके अक्रॉस बैटरी जोड़ता तो इसके अक्रॉस मान लो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता V, है ना, और इसकी लंबाई मान लो होती क्या, L। तो आपने पढ़ा हुआ है, याद करो, कैपेसिटर चैप्टर में हमने सीखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना वो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ होता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होने के लिए क्या जरूरी था, यहां पर एक बैटरी का लगा होना जरूरी था, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होने के लिए एक बैटरी का लगा होना जरूरी था। लेकिन हमने तो बैटरी अभी लगाया नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमको 0 रखना है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करना, इसलिए हमने कोई वोल्टेज नहीं लगाया, यानी कोई बैटरी नहीं लगाया। अब आप सोच सकते हो कि एक वायर के थ्रू करंट कैसे फ्लो कर सकता है जब हमने कोई बैटरी जोड़ी नहीं, हमने कोई सप्लाई दिया नहीं। तो जब कोई सप्लाई नहीं देंगे तो करंट नहीं फ्लो करना चाहिए। लेकिन यहां बोल रहा है कि सर इतने नहीं हमने बैटरी कनेक्ट किया है, फील्ड 0 है, तब भी क्या हो रहा है, थर्मल एनर्जी की वजह से वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। और जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो चार्ज फ्लो होना चाहिए, चार्ज फ्लो हो रहा है, और चार्ज फ्लो हो रहा है तो करंट फ्लो होना चाहिए। करंट कहां है, करंट कहां बहेगा, ठीक है। बह सकता है क्या, सिंपल ऐसे मैंने एक कंडक्टर रखा है, एक वायर का एक टुकड़ा ले लिया, तो इसमें करंट बहने लगेगा क्या? इसको छूऊंगा तो मुझे क्या झटका लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना, नेचुरल बात है। इसमें करंट नहीं बह रहा है क्योंकि हमने इसको बैटरी से जोड़ा ही नहीं। तो फिर ये जो कंट्राडिक्शन है इसका क्या मतलब है? तो आप ध्यान से देखिए बच्चों, क्या होता है जब हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया है, उस टाइम जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, ठीक है, तो आपको जैसा कि पता है ना, कि एक जो कंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। आ रही बात समझ में? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या अकेले हैं? नहीं, इन इलेक्ट्रॉन्स के अलावा उसमें और भी अदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स स्पेशल हैं। क्या स्पेशल है इसमें? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन एक न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है क्या? और भी तो ऑर्बिट होते हैं ना, तो उनके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो नहीं है लूजली बाउंडेड। नहीं समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूं? अगर ये न्यूक्लियस है बच्चों, तो ये मान लो फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये सेकेंड ऑर्बिट हो गया, थर्ड ऑर्बिट हो गया, इस तरीके से आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा, ठीक है। तो जो इधर के इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट है, तो ये लूजली बाउंडेड है। लेकिन यहाँ पे जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो तो फ्री नहीं है, वो तो फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। प्लस इसमें जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो भी क्या है, फिक्स होते हैं। समझो ध्यान से बात को, ठीक है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अलावा, है ना, उस मटेरियल में कुछ फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ पॉजिटिव चार्जेस हैं। समझ में आ रहा है? तो ध्यान से समझो चीजों को, एकदम बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, आराम से समझना है। क्लियर है? मैं अभी कब के केस की बात कर रहा हूं? जब हमने किसी बैटरी को कनेक्ट नहीं किया है, कोई भी एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाया है, तब भी मैं बोल रहा हूं कि ये इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह तक जा सकता है, उसके पास इतनी स्पीड है, ठीक है। आप ध्यान से समझिए बात को। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है ना, इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो उसके रास्ते में बहुत कुछ मिलता है। क्या मिलता है? ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री नहीं है, यानी फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन्स, और पॉजिटिव चार्जेस, है ना, पॉजिटिव आयंस, ये सारी चीजें उनके रास्ते में मिलता है। वो नहीं चल रहा है, ये चल रहा है। तो अब अगर आप अपने आप को समझो, है ना, कि आपके कोई ग्राउंड है ना, कोई ग्राउंड है या कोई एक भीड़ भाड़ वाला एरिया है, इसमें बहुत सारे लोग खड़े हैं या बहुत सारे पिलर्स बने हुए हैं, ऐसा समझो। इस तरीके से बहुत सारे पिलर्स बने हुए हैं,
है, समझो इस तरीके से पिलर्स बने हुए हैं, ठीक है। अब कोई चीज को मैं मान लो ऐसा भगाया, ठीक है, तो ये क्या हुआ भाई, मान लो इससे जाके टकरा गया, है ना, बात समझ में आई। ये मूव करने वाली चीजें, ये सब क्या है, फिक्स चीजें हैं। तो मान लो यहां से आप यहां से किसी चीज को फेंका तो वो क्या हुआ, और चलेगी कैसे भाई, स्ट्रेट लाइन में, इस बीच में कैसे चलेगी, स्ट्रेट लाइन में। तो ये इधर चला गया, यहां से टकराया, यहां से टकरा के मान लो ये इधर को चला गया, यहां से टकरा के फिर ये इधर को चला गया, फिर ये यहां से टकरा के इधर को चला गया, फिर ये यहां से टकरा के ऐसे चला गया, मान लो इस तरीके से। आ रही क्या बात समझ में, अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है भाई। तो जब ये फ्री मैं कब की बात कर रहा हूं बच्चों, मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, अभी मैंने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया है तब की बात कर रहा हूं। तो जब इलेक्ट्रॉन रैंडमली, है ना, थर्मल स्पीड के कारण चलती है तो वो सामने मिलने वाले, है ना, फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्जेस, आयंस वगैरह से क्या हो सकते हैं, टकरा सकते हैं, कोलाइड कर सकते हैं, कोलिजन होता है। तो बच्चों इसके रास्ते में बहुत सारे ऐसे फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन्स, आयंस, पॉजिटिव चार्जेस वगैरह मिलते हैं, तो वो उन सब से क्या होता चलता जाता है, टकराता चला जाता है, टकराता चला जाता है, टकराता चला जाता है, ठीक है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे होंगे, ठीक है, और भी बहुत बहुत सारे होंगे। यहां से मान लो टकरा के यहां चला आया, फिर मान लो इधर भी है, यहां से टकरा के मान लो यहां चला आया, मान लो इधर भी है, यहां से टकरा के इधर चला आया, यहां से टकरा के मान लो इधर को चला गया, यहां से टकरा के मान लो इधर को आ गया, फिर यहां से टकरा के मान लो इधर को आ गया, इस तरीके से। तो आप क्या देखोगे बच्चों, मैं तब की बात कर रहा हूं जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नली क्या है, जीरो है, ठीक है। तो आप ये क्या देख रहे हो बच्चों, ये चीज जो यहां से चली, यहां गई, 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 इस तरीके से चलते हुए आड़ा टेढ़ा, और फाइनली जो है एक टाइम इंटरवल के बाद वो वही आ गया जहां से चला था। बहुत इंटरेस्टिंग है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। जब फील्ड जीरो रहेगा तब की बात, इलेक्ट्रॉन चलेगी, इधर उधर मूव करेगी, टकराएगी, रुकेगी, चलेगी, भागेगी, आएगी, ऐसा करते हुए वो वापस वहीं पे आ जाएगा जहां से वो चला था। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, इसका मतलब हुआ कि in the absence of electric field net displacement, है ना, इसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ बच्चों, जीरो, है ना, जहां से चला था वहीं को आ गया, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन बराबर हो गया, तो इसमें नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं, बात समझ में आ रही है। तो इसकी जो वेलोसिटी हुई है ना, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक गया, ये तो हुआ ही नहीं, आ रही बात समझ में, इसका तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं भाई, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि चार्ज मूव ही नहीं हुआ, नेट रूप से तो नहीं मूव हुआ, बात समझ में आ रही, नेट रूप से तो मूव नहीं हुआ, क्लियर है। तो इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड अ कंडक्टर, ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। तो एक जो कंडक्टर है उसके अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो आ जाता है। तो यानी चार्ज मूव नहीं हुआ नेट रूप से, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या आया, जीरो आया, दैट मीन्स करंट जीरो आया, उस कंडीशन में करंट फ्लो नहीं करेगा, जो कि एक फैक्ट है कि सिर्फ एक कंडक्टर रखा हुआ है, इससे कोई बैटरी नहीं जुड़ा, कोई सोर्स नहीं जुड़ा, तो ये चल नहीं सकता, इसमें से करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, दिस इज द रीजन व्हाई करंट विल नॉट फ्लो इफ आई हैव नॉट कनेक्टेड एनी बैटरी और एनी पावर सप्लाई। क्लियर है बात, ठीक। तो ये चीज समझ में आ गया कि इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, नेट डिस्प्लेसमेंट of electrons, all the free electrons in a conductor is zero, that's why no current is flowing in the conductor, इस कंडीशन में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। क्लियर है बात। अब आप समझिए कि हमने यहां पर
फील्ड अप्लाई किया, केस 2 की बात कर रहा हूं मैं, केस 2। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझिए, केस 2, व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। ठीक है बच्चों, व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, अंडरस्टूड। तो भाई अब हमने क्या किया, यहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। अब कैसे अप्लाई करोगे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करना पड़ेगा। और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे पैदा करोगे, बैटरी कनेक्ट करके। तो हमने क्या करा, एक बैटरी कनेक्ट कर दिया। आ रही बात समझ में, हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया। मान लो पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच में क्या है, V है, तो इसके अक्रॉस सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया E। अब जो है E जीरो नहीं है, E इज नॉट जीरो, क्लियर है। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, अब जो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या उसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा? अच्छा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? तो हमेशा बच्चों पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये देखो पॉजिटिव है तो ये टर्मिनल क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये नेगेटिव यानी ये टर्मिनल क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच वी हैव अप्लाइड। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स है। क्या हमने सीखा है बच्चों कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन है तो उसके ऊपर क्या फोर्स लगेगा? फोर्स लगेगा क्या? जरूर लगेगा। ठीक है, तो फोर्स लगेगा इनके ऊपर बच्चों, है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में जब एक नेगेटिव चार्ज रहता है तो उसके ऊपर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव टेकन हियर इन दिस डायरेक्शन। सो, है ना, फोर्स जो ये इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करेंगे वो किधर करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इन इलेक्ट्रॉन्स पर क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने लगेंगे। क्लियर है, ये इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है भाई, फोर्स लगेगा तो अब क्या होगा, अब ये इस तरफ फोर्स लगेगा जब, तो मान लो मैं क्या करता हूं, यहां से यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन था सपोज स्टार्टिंग में, इनिशियली एक इलेक्ट्रॉन इधर था और इसके ऊपर क्या हुआ बच्चों, फोर्स लगा। ठीक है, तो फोर्स लगा तो ये क्या करेगा, फोर्स लगा तो ये क्या होगा इसके ऊपर, है ना। आपको पता है बच्चों, क्योंकि फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा, फोर्स अपॉन मास। तो जितना भी फोर्स लगेगा अपॉन मास करेंगे तो उसका एक्सेलरेशन होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बच्चों, एक्सेलरेट हो जाएगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा तो ये भागेगा, है ना। भागते हुए क्या होगा, पहले क्या होता था, आप बोलोगे सर पहले भी भाग रहा था, तो पहले लेकिन क्या हो रहा था, कांस्टेंट वेलोसिटी से भाग रहा था, 10⁵ मीटर पर सेकेंड के आसपास का। ठीक है, इस रेंज का ये कांस्टेंट स्पीड से भाग रहा था। लेकिन अब क्या होगा, अब एक्सेलरेशन होगा, अब एक्सेलरेशन के साथ भागेगा। फर्क समझ में आ रहा है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो वो कांस्टेंट स्पीड से भागता था। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेलरेट होगा। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होकर के ये क्या होगा, इस तरफ भागेगा। ठीक है, अब जब ये इस तरफ भागेगा तो क्या होगा, रास्ते में ये किसी से टकरा जाएगा। आ रही बात समझ में, ये इस किसी फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन से या किसी पॉजिटिव चार्ज से टकरा जाएगा। अब ये जब किसी फिक्स्ड इससे टकराएगा बच्चों, ठीक है, तो टकराने के बाद क्या हो जाएगा, वापस वो टकराने के बाद क्या हो जाएगा, वापस उसकी, अब आप भागोगे तो क्या होगा, आपकी स्पीड घट जाएगी, या हो सकता है कि आप रुक जाओ, ये भी हो सकता है, गिरोगे तो रुक भी सकते हो। तो ये दो पॉसिबिलिटी है। तो ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा, एक्सेलरेट हुआ, स्पीड बढ़ी, टकरा गई, टकराने के बाद फिर से उसकी क्या हो जाएगी, मान के चलो कि स्पीड 0 हो गई,
फिर से फोर्स तो कंटिन्यूअस लग रहा है, फिर से फोर्स लगेगा, फिर एक्सेलरेट होगा। टकराने के बाद मान लो ये इस तरीके से इससे टकरा गई, फिर मान लो इधर किसी से टकरा गई, है ना, फिर मान लो इधर से टकरा करके सपोज, है ना, ये ऐसा टकरा के इधर चला गया, है ना, इस तरीके से ये कुछ आड़ा टेढ़ा चलता हुआ, इस तरीके से चलता हुआ, इस तरीके से कुछ भी डायरेक्शन होते हुए सपोज यहां तक पहुंच गया एक समय बाद। तो चला कहां से था बच्चों, यहां से चला, यहां तक आ गया। क्लियर, बात समझिए ध्यान से आप। चला कहां से था, यहां से था, और आ कहां गया, यहां। तो ये आपका इनिशियल पोजीशन हुआ, ये फाइनल पोजीशन हुआ। अब हमें दिख रहा है कि एक नेट डिस्प्लेसमेंट इसमें हुआ। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन वाकई थोड़ा आगे बढ़ा, अब डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है। एक सर्टेन टाइम इंटरवल बाद हम देखेंगे तो उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ। बात समझ में आ रही? तो क्या फर्क हुआ भाई, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नहीं था उस समय नेट डिस्प्लेसमेंट एक टाइम इंटरवल के बाद क्या होता था, 0 होता था। बट अब क्या है, अब नेट डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, अब नेट डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है किसी टाइम इंटरवल में। लेकिन स्टिल पहले भी इलेक्ट्रॉन के चलने का रास्ता कैसा था, टेढ़ा मेढ़ा यानी जिगजैग, और अभी भी रास्ता कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा यानी जिगजैग। लेकिन पहले घूम फिर करके वो वापस उसी जगह आ जाता था, लेकिन अब क्या होगा, कुछ ना कुछ आगे बढ़ेगा। और किधर आगे बढ़ेगा, किधर आगे बढ़ेगा, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है ना, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट, ये एक जगह से दूसरी जगह तक जाना क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट कहते हैं। आगे बात समझ में आपको, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट कहते हैं। भाई बहुत अच्छी बात है, ये तो हमको समझ में आ गया कि अब ये नेट डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, जिसको हम ड्रिफ्ट कह रहे हैं। क्लियर है, ओके। अब चूंकि हमको पता है बच्चों, क्या पता है कि डिस्प्लेसमेंट, अब कुछ टाइम इंटरवल लगा होगा ना, टाइम तो लगा होगा कुछ यहां से यहां जाने में, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आपको क्या देता है, वेलोसिटी देता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आपको क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो इसने डिस्प्लेसमेंट किया और कुछ टाइम लिया, तो वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करेंगे तो हमें एक वेलोसिटी मिलेगा। दैट वेलोसिटी वी कॉल ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है, उस वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अच्छे से समझिए बात को। अच्छा, मैं फिर से एक बात बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। मैंने आपको बोला कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहां से चलना शुरू हुआ और यहां पर एक क्या मिला, हर्डल मिला, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन यहां से चलना शुरू हुआ और यहां पर एक हर्डल मिला, तो क्या होता है, पहले ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जनरली रेस्ट वैसा रेस्ट नहीं बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आप बोलोगे सर अभी तो आपने बोला थर्मल एनर्जी के कारण वो ऑलरेडी चल रहा था, ठीक है, चलो जो भी चल रहा था मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें अब जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, जैसे ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन करूंगा, जैसे ही स्विच को ऑन करूंगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिवेट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिवेट हो जाएगा तो एक फोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। फोर्स एक्टिवेट हो जाएगा तो इस पर एक्सेलरेशन एक्टिवेट हो जाएगा, एक्सेलरेशन लगने लगेगा। एक्सेलरेट होने लगेगा तो यानी स्पीड बढ़ने लगेगा। तो भाई यहाँ पर मिनिमम स्पीड था, एक इनिशियल स्पीड था, फिर वो एक्सेलरेट होते 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 है ना बढ़ते हुए जाएगा और फिर इससे टकरा जाएगा। क्लियर, जब ये इससे टकराएगा तो टकराने के बाद स्पीड क्या हो जाएगी, फिर से वापस कम हो जाएगी। तो आप क्या देख रहे हो कि स्पीड हर समय एक जैसा नहीं रह रहा है, स्पीड हर समय बदल रहा है, कम बढ़ ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा, फिर बढ़ा, फिर जाके टकरा गया, फिर कम हो गया, फिर भागा, फिर किसी से टकरा गया, फिर कम हो गया, फिर भागा, फिर किसी से टकरा गया, फिर इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो ये स्पीड क्या हो रहा है, हर जगह वेरी कर रहा है, स्पीड हर समय बदल रहा है। तो आप इस हर समय बदलते हुए स्पीड को तो बता नहीं सकते, हर बदलते समय की स्पीड को आप क्या बोलते हैं, मॉनिटर नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हो, हमको ये बीच बीच के झंझट से मतलब नहीं है, हम क्या कर लेते हैं बच्चों,
हम सीधा सीधा क्या करते हैं, इनके जो नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको देख लेते हैं, और जो टोटल टाइम लगा हम उसको देख लेते हैं। यानी हम किसको देखते हैं, एवरेज। इस तरीके से जब आप करते हो डेल एक्स अपॉन डेल टी, है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, याद करो क्या मिलता है आपको, एवरेज मिलता है ना। जब हम टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम करते हैं तो हमें मिलता है एवरेज। अंडरस्टूड। तो यहां पर हमें क्या मिलता है, एक एवरेज वेलोसिटी मिलता है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यहां से हम लोग डेफिनेशन को निकाल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ध्यान से समझिए, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन्स, कौन से इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर, है ना, गेट्स ड्रिफ्टेड। ठीक है, गेट्स ड्रिफ्टेड। ठीक है, एंड द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, द एवरेज ड्रिफ्टिंग, ठीक है, इन अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल या इन अ टाइम इंटरवल, हम उसको क्या कह सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो चलो हमने इसकी जितनी भी बारीकियां हो सकती थी, है ना, उन सारी चीजों को डिस्कस किया। चलो तो हम इसके डेफिनेशन को सही से लिखते हैं। डेफिनेशन मैं किस चीज का लिख रहा हूं बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, द एवरेज वेलोसिटी with which, ठीक है बच्चों, the average velocity with which electrons, free electrons, free electrons gets drifted in a conductor under the influence of external electric field is called drift velocity। ठीक है बच्चों। तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन, the average velocity with which the free electrons gets drifted in a conductor under the influence of external electric field is called drift velocity। हम इसको शो किया करेंगे, डिनोट किया करेंगे V सबस्क्रिप्ट D से। इट इज डिनोटेड बाय VD। ठीक है बच्चों, V सबस्क्रिप्ट D से हम इसको शो किया करेंगे। ठीक है तो बच्चों वेलोसिटी ही, यूनिट वगैरह क्या होगा, यूनिट एंड डायमेंशन सारी चीजें वेलोसिटी वाली ही होगी, है ना। SI यूनिट मीटर पर सेकेंड, डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1। ठीक है, ओके, सारी चीजें वही रहेगी। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या कहलाता है, क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का पहला टॉपिक फिनिश हुआ। चलो आगे बढ़ते मीन फ्री पाथ की ओर। ठीक है बच्चों, मीन फ्री पाथ को समझते हैं। समझिए चीजों को। मीन फ्री पाथ, इसको हम लोग लैम्डा से शो किया करते हैं, मीन फ्री पाथ। देखो बच्चों, अभी आपने देखा कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, है ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ड्रिफ्ट करना चालू करता है, चलता है, भागता है, टकराता है, रुक जाता
फिर एक्सेलरेट होता है, भागता है और फिर किसी और से टकरा जाता है। तो ये जो चलने का प्रोसेस है वो कैसा है? रुकना, भागना, टकराना, ठीक है, रुक जाना, फिर भागना, टकराना, रुकना, इस तरीके से चल रहा है। समझ आ रहा है आपको बात? तो मान लो यहां से चला, ठीक है, इससे टकराया, फिर यहां से चला, इससे टकराया, फिर यहां से चला, इससे टकराया, फिर यहां से चला, इससे टकराया, इधर चला, इससे टकराया, ऐसा 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 इस तरीके से चल रहा है। मान लो तो कहां से चला? यहां से चला, कहां को गया? यहां को गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट तो हुआ सर, बात समझ में आ रही है? तो डिस्प्लेसमेंट तो हुआ। तो अगर मैं ओवरऑल देखूं, ओवरऑल इसके पाथ को ऑब्जर्व करूं, तो ये समझ ही नहीं आता कि ये कौन सी चाल है ना? समझ ही नहीं आ रही है, क्या आड़ा टेढ़ा चल रहा है। इतनी बात समझ में आ रही। तो हम कह रहे हैं कि इसका जो ओवरऑल चलने का तरीका है वो कैसा है? जिगजैग है। जिगजैग मतलब कुछ भी, है ना? समझ गए क्या? लेकिन अगर मैं यहां पे क्या हुआ था बच्चों? यहां से चला था और यहां से टकराया था, फिर यहां से चला, इससे टकराया, तो यहां और यहां क्या हुआ? टक्कर, कोलिजन, ठीक है। फिर यहां और यहां क्या हुआ? कोलिजन। फिर यहां क्या हुआ? कोलिजन। तो ये कोलिजन हो रहा है, बार बार कोलिजन हो रहा है। तो बच्चों एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में, एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी चाल कैसी है, तब तो आसान है, तब तो दिख रहा है सर, एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन में तो ये स्ट्रेट लाइन है। हरी बात समझ में? एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में ये स्ट्रेट लाइन है। भले ओवरऑल क्या है? जिगजैग है, बट एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में क्या है? क्या है? स्ट्रेट लाइन है। अंडरस्टूड? तो मीन फ्री का पाथ क्या होता है? अब भाई इनके और इनके बीच में जो दूरी थी वो कुछ और हो सकता है, सपोज D1 है ना, यहां से यहां तक कितना दूर चला होगा? सपोज D2, सपोज D3, सपोज D4, सपोज D5 एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है? अब अगर मैं इन सभी डिस्टेंसेस का, कौन से डिस्टेंसेस? दो कोलिजन के बीच के डिस्टेंसेस का क्या कर लूं? एवरेज निकाल लूं। ध्यान से समझिए, मीन निकाल लूं, एवरेज निकाल लूं, मीन निकाल लूं दो कंसिक्यूटिव कोलिजन्स के बीच में, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मीन फ्री पाथ। क्यों नाम पड़ा ऐसा समझिए, मीन फ्री पाथ? क्योंकि बार बार इसको क्या होना पड़ रहा है? टकराना पड़ रहा है। तो इस टक्कर से इस टक्कर के बीच में ये क्या है? कोलिजन से फ्री है, इसलिए ये पाथ क्या है? मीन फ्री पाथ है। यहां से यहां तक का पाथ क्या है? फ्री है। फिर इसको टकराना पड़ेगा। फिर यहां से यहां तक का पाथ क्या है? कोलिजन फ्री है। फिर यहां टकराना पड़ेगा। फिर यहां से यहां तक का पाथ क्या है? कोलिजन फ्री है। यहां फिर टकराना पड़ेगा, इसलिए इसका नाम है फ्री पाथ। तो ऐसे सारे पाथ्स का हमने क्या निकाल लिया? मीन निकाल लिया, यानी एवरेज निकाल लिया, और हमने उसे कह दिया मीन फ्री पाथ। अंडरस्टूड? तो व्हाट इज मीन फ्री पाथ? द एवरेज, ठीक है, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू कंसिक्यूटिव कोलिजन्स, ठीक है, इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ, ठीक है। तो चलो इसका भी डेफिनेशन लिख सकते हैं हम लोग अब। द एवरेज distance between two consecutive the average distance between two consecutive collisions is known as mean free path. mean free path, ठीक है बच्चों? मीन फ्री पाथ, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, ठीक है। तो बच्चों डिस्टेंस ही यूनिट क्या होगा? मीटर, एंड डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा?
एल, ठीक है, एसआई यूनिट मीटर और डायमेंशनल फॉर्मूला एल। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई बात आपकी मीन फ्री पाथ की। अब बात करते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम की। ठीक है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम की, अपना थर्ड टॉपिक आज का एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये भी अभी जो हमने डिस्कस किया उसी से रिलेटेड है। अगेन मैं बात कर रहा हूं बच्चों एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, इसको हम लोग टाउ से शो किया करते हैं। ठीक है, टाउ से। तो बच्चों अगेन देखो, मान लो यहां से एक इलेक्ट्रॉन चला, यहां आया, टकराया, फिर टकरा के मान लो इधर चला गया, फिर यहां से टकरा के इधर आ गया, फिर यहां टकराया, इधर टकराया, इधर टकराया, इधर टकराया, इधर टकराया, इधर टकराया, यहां आ गया, यहां पहुंच गया सपोज। ठीक है, इस तरीके से। तो बच्चों क्या हो रहा है, यहां से यहां के बीच है ना, दो कोलिजन हुआ, यहां कोलिजन हुआ, फिर यहां कोलिजन हुआ, फिर यहां कोलिजन हुआ, फिर यहां कोलिजन हुआ, फिर यहां और यहां कोलिजन हुआ। क्लियर है? तो दो कोलिजन के बीच में उसको है ना टक्कर से क्या मिलती है, राहत, है ना, रिलैक्स। इस दौरान वो रिलैक्स रहता है, बच जाता है टक्कर से। फिर यहां आके टकराना पड़ता है, फिर यहां से लेके यहां तक क्या है, उस टक्कर से राहत मिल जाती है, रिलैक्स हो जाता है। फिर यहां से यहां तक क्या होता है, उस टक्कर से रिलैक्स मिलता है। फिर यहां से यहां तक क्या होता है, उस टक्कर से रिलैक्स मिलता है। तो सपोज कि यहां से यहां पहुंचने में इसको T1 टाइम लगा होगा, सपोज यहां से यहां पहुंचने में T2 टाइम लगा होगा, T3, T4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो दो कोलिजन्स के बीच का टाइम, दो कंसेक्यूटिव कोलिजन्स के बीच का टाइम अलग 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 होगा। अगर हम इन सभी टाइम का क्या कर लें, एवरेज ले लें, यानी मीन ले लें, तो दैट इज नोन एज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर? उसको हम लोग एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो चलो यहां से हमें डेफिनेशन मिल जाता है, व्हाट इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इज द एवरेज ऑफ है ना टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन्स। ठीक है, तो चलो इसका भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द एवरेज टाइम between two consecutive collisions is known as average relaxation time। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग क्या से शो करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय टाउ। ठीक है बच्चों, अगेन टाइम ही है, तो टाइम है तो बच्चों वही यूनिट होगा, वही डायमेंशन होगा, यानी सेकेंड उसका यूनिट होगा, डायमेंशन टी होगा, कैपिटल टी। ठीक है, तो कोई नई बात नहीं है। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हमने सीख लिया। तो अगर हमें एवरेज रिलैक्सेशन टाइम निकालना होगा बच्चों, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, टाउ इक्वल्स टू T1 प्लस T2 प्लस 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 Tn बाय n, है ना। एवरेज कैसे निकालोगे, सभी टाइम्स को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ कोलिजन से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, हमें आ जाएगा। क्लियर है बात आपको? तो दिस इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर है बच्चों, अच्छे से समझ में आया आपको? चलो आगे बढ़ते। तो ये हमारे आज के 1, 2 एंड 3 टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। अब हमें सीखना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, यानी एक्सप्रेशन। चलो देखते हैं। ठीक है बच्चों, एक्सप्रेशन
फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, VD एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलो इसको समझते हैं। मान लो बच्चों कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किया था, ठीक है, एट t इक्वल टू 0, है ना, एट t इक्वल टू 0 मान लो E इक्वल टू क्या था, 0 था। बात समझ में आ रही? एट t इक्वल टू 0 E इक्वल टू क्या था, 0 था। अब अभी बताओ, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, अगर एक कंडक्टर ले लू मैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है कि कई सारे इलेक्ट्रॉन हैं? सोचो, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है कि कई सारे इलेक्ट्रॉन हैं? ऑब्वियसली मैंने बोला कि एक कंडक्टर के अंदर, है ना, बहुत बड़ी संख्या में 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब के ऑर्डर का रहता है, ठीक है। तो बहुत बड़ी संख्या इलेक्ट्रॉन्स की रहती है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्री वाले, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अंडरस्टूड? अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है बच्चों, ठीक है, वो मान लो इस t इक्वल्स टू 0 पर कोई जरूरी नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड क्या हो, सेम हो। उस टाइम सभी का स्पीड सेम हो, ऐसा नहीं होगा, सबका अपना अपना स्पीड होगा, ठीक है। तो किसी का मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, उसका मान लो U1 मान लिया, दूसरे वाले का U2, तीसरे वाले का U3, चौथे वाले का U4, इस तरीके से हमने मान लिया, ठीक है। तो उन सबका मैं अगर एवरेज वेलोसिटी निकालूं, U एवरेज, तो क्या होगा बच्चों, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस UN अपॉन N, ये एवरेज वेलोसिटी होगा इसका, ठीक है। आई बात समझ में? और अभी के डिस्कशन से हमें यह समझ में आया है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है तो एवरेज वेलोसिटी उसका क्या रहता है, 0 रहता है। सीखा है ना हमने, एवरेज डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया था, मतलब ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया था, 0 हो गया था। तो ओवरऑल वेलोसिटी भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, वो उसका एवरेज वेलोसिटी जो है, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी क्या रहेगा, 0 रहेगा, इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों, इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। आगे बात इतनी समझ में आपको? ठीक। अब बच्चों जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे, ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। अब क्या होगा बच्चों, अब जो है ये इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेंगे, तो F बराबर, है ना, क्योंकि F बराबर क्या होता है, Q इंटू E होता है, याद है आपको, अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो F बराबर, अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, चार्ज माइनस E इंटू E, ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, फोर्स क्या होता है बच्चों, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, माइनस E इंटू E, देयरफॉर एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस E बाय m। अब मुझे ये बताओ, सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम एक्सेलरेशन होगा कि अलग अलग होगा? तो देखो, स्मॉल e सारे इलेक्ट्रॉन के लिए सेम होगा, सब इलेक्ट्रॉन पर सेम ही चार्ज होते हैं। कैपिटल E एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ये भी तो सब पर कॉमन लग रहा है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रहेगा, हर एक इलेक्ट्रॉन का मास भी सेम होगा। दैट मीन्स कि हर एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। समझ में आए? हर एक इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, सेम हो रहा है। आगे बात समझ में क्लियर? अब देखो, क्लियर है? अब मान लो कि किसी टाइम t के बाद, ठीक है, किसी टाइम t के बाद, है ना, एट
टाइम t। जो पहला पार्टिकल था, चूंकि आपने पढ़ा हुआ है, v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस ए टी होता है ना। तो जो पहला पार्टिकल है उसका क्या हो जाएगा बच्चों, u1 प्लस ए टी, है ना। u प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, ए टी। आई बात समझ में, क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब इसी तरीके से आप हर एक पार्टिकल के लिए लिख सकते हैं। दूसरे पार्टिकल के लिए क्या लिख सकते हैं, u2 प्लस ए टी। तीसरे पार्टिकल के लिए u3 प्लस ए टी एंड सो ऑन। nth पार्टिकल के लिए un प्लस ए टी, है ना। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, अंडरस्टूड, ठीक है भाई। तो अभी जो हमने डेफिनेशन पढ़ा है किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, क्या पढ़ा है, एवरेज वेलोसिटी। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी है। तो एवरेज वेलोसिटी है तो आपको इसका एवरेज निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो हम इसका एवरेज निकाल लेते हैं। तो v एवरेज क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस 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 vn बाय n। एवरेज ऐसे ही निकाला जाता है। तो देखो v1 क्या हो गया भाई, u1 प्लस ए टी, ठीक है बच्चों, u1 प्लस ए टी। सिमिलरली u2 प्लस ए टी एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, n। अब देखो इसमें से u1 प्लस u2 प्लस 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 un इकट्ठा कर लिया मैंने, प्लस a सबका कॉमन है, t हो जाएगा बच्चों अपॉन n, ठीक है, a t बाय n। अंडरस्टूड, क्लियर है बच्चों। अब देखो u1 प्लस u2 प्लस un, इसको मैं सेपरेट कर सकता हूं, u1 प्लस u2 प्लस प्लस un बाय n प्लस a t बाय n, ठीक है। इस तरीके से मैं ले सकता हूं, क्लियर। v एवरेज, ओके। अब हमें पता है, क्या पता है कि इनिशियली जो है एवरेज वेलोसिटी क्या था, 0 था। तो ये वाला जो पार्ट है बच्चों वो क्या हो जाएगा, 0। तो बचा क्या, v एवरेज, ये बचा a t बाय n। इसमें जो t बाय n है वो क्या है बच्चों, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। दिस इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम लोग टाउ से डिनोट किया करते थे। तो ये कितना हो गया बच्चों, a टाउ। इसी एवरेज वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसी एवरेज वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अंडरस्टूड। तो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना हो गया, a इंटू टाउ। अंडरस्टूड, a इंटू टाउ। अच्छा देखो, तो a मेरे को कहां मिला हुआ है, a यहां से मिला हुआ है ना। हमने यहां पर a को ऑब्टेन किया, उस a को यहां पर क्या कर लेंगे, रिप्लेस कर लेंगे। चलो रिप्लेस करते हैं। ठीक, तो हमें मिल गया बच्चों, देयरफॉर v d इक्वल्स टू a टाउ में से a को क्या लिख सकते हैं, माइनस e बाय m इंटू टाउ, ठीक है, e बाय m इंटू टाउ। तो देयरफॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज माइनस e बाय m इंटू टाउ। अब बताओ कि ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आया वो स्केलर दिख रहा है कि वेक्टर दिख रहा है, ऑब्वियसली वेक्टर दिख रहा है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, तो दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसलिए हमने बोला है, क्लियर। तो हमारा जो एक्सप्रेशन आया बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन आया वो आया माइनस e इंटू ई वेक्टर बाय m इंटू टाउ, ठीक है, ऐसा हमारा एक्सप्रेशन आया। ओके, क्लियर है। अब बच्चों यहां पर जो माइनस आया इसका क्या मतलब है, यहां पर माइनस आया इसका मतलब है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, उसका डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव साइड में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो
ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी वो ड्रिफ्ट किस तरफ होगा, अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्वियसली, है ना। इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा भाई, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में। तो यहाँ पर जो माइनस साइन है वो क्या सिग्निफाई कर रहा है, वो इस बात को सिग्निफाई कर रहा है कि वो उसका डायरेक्शन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में है, यानी इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएगा, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में जाएगा। अंडरस्टूड, दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना, और ये है उसका एक्सप्रेशन। अंडरस्टूड, माइनस ई बाय एम टॉ। अगर मैं इसके ओनली मैग्नीट्यूड की बात करूं, है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड की, तो वीडी बराबर क्या हो गया बच्चों, ई बाय एम इंटू टाउ। ठीक है, मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया बच्चों, ई बाय एम इंटू टाउ। दिस इज मैग्नीट्यूड। क्लियर। तो ये हमारा आज का जो फोर्थ टॉपिक था, एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो भी कंप्लीट हो गया। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते बच्चों फिफ्थ टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक था बच्चों हमारा मोबिलिटी, है ना, मोबिलिटी। ठीक है, जिसको हमने किससे शो किया था, म्यू से। तो नेक्स्ट टॉपिक मोबिलिटी क्या होता है, आप ध्यान से समझिए। अब एक चीज तो हमको समझ में आ गया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन आया है, ई बाय एम इंटू टॉ, मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूं इसलिए मैंने माइनस नहीं लिया है, ई बाय एम इंटू टाउ। ठीक है बच्चों, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा यानी जीरो होगा तो उस समय ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पे जीरो पुट कर दो तो ये क्या आएगा, जीरो है। तो यानी, है ना, समझ में, हमने देखा भी, एक्सप्लेन भी किया पूरी चीजें कि जब बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा तो ड्रिफ्टिंग क्या होगा, जीरो। ड्रिफ्टिंग जीरो होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अब्सेंस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है। इसका मतलब है कि ड्रिफ्ट होने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का अप्लाई होना जरूरी है। आ रही क्या बात समझ में बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का होना जरूरी है ताकि वो ड्रिफ्ट करे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग एक नया क्वांटिटी डिफाइन करते हैं और वो क्वांटिटी है मोबिलिटी, कहलाता है बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, म्यू बराबर क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे कहा जाता है मोबिलिटी। क्लियर है बच्चों, इसको कहा जाता है मोबिलिटी। तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड is called मोबिलिटी। ठीक है, तो म्यू बराबर हो गया बच्चों वी डी बाय ई। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मोबिलिटी। ठीक है बच्चों, ये इसकी जरूरत हमें सेमीकंडक्टर चैप्टर में भी पड़ेगा इस मोबिलिटी का। ठीक है, तो उसको आप अच्छे से मेमोराइज करें और अच्छे से इसको नोट कर लें। ठीक है, तो ये हो गया आपका पांचवा टॉपिक, मोबिलिटी हमने कर लिया। अब जो हमारा है आज का लास्ट टॉपिक, चलो देखते हैं क्या था बच्चों लास्ट टॉपिक अपना। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, आई और वीडी के बीच में रिलेशन हमको एस्टैब्लिश करना है। तो चलो मान लो बच्चों कि हमने एक कंडक्टर लिया, दिस इज अ कंडक्टर, और इसका नंबर डेंसिटी, ठीक है, नंबर डेंसिटी याद है, मैंने आपको सिखाया है कि नंबर डेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम।
ठीक है। नंबर डेंसिटी क्या है, सपोज स्मॉल n, ठीक है। हमेशा नंबर डेंसिटी को काहे से शो किया करोगे, स्मॉल n से। और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सपोज क्या है, a। व्हाट इज a, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, समझ गए। और आपको पता ही है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, है ना, इसमें जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो किस स्पीड से करेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, है ना बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से करेगा। अगर मैं टाइम इंटरवल 1 सेकेंड का ले लूं, है ना बच्चों, अगर मैं टाइम इंटरवल 1 सेकेंड का ले लूं, इन 1 सेकेंड, ठीक है बच्चों, ये लंबाई कितना चल लेगा, ये इलेक्ट्रॉन कितना चल लेगा बताओ। स्पीड है vd, टाइम है 1 सेकेंड, तो डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस यानी लेंथ क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इज vd, टाइम इज 1, दैट इज vd। तो ये लंबाई कितना हो गया, vd हो गया। तो इन 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड ये इलेक्ट्रॉन कितना वॉल्यूम कवर कर लेगा, इतना वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम निकाला जा सकता है कि नहीं, तो इन 1 सेकेंड, है ना, टाइम हमने पहले से 1 सेकेंड ले लिया है, ठीक है। तो हमारे पास वॉल्यूम निकल जाएगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, a इंटू vd, है ना, एरिया इंटू लंबाई होता है ना वॉल्यूम, तो लंबाई आपका क्या है, vd है, ठीक है। तो a इंटू vd हो गया वॉल्यूम। अच्छा, चूंकि आपने नंबर डेंसिटी पढ़ा था, क्या होता है नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पढ़ा था। तो देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, n इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो n इंटू वॉल्यूम देखो कितना आया हुआ है, a इंटू vd, तो ये आ गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब बच्चों अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल गया तो क्या आप चार्ज निकाल सकते हो, यस, चार्ज निकाल सकते हैं हम लोग। देयरफॉर चार्ज, है ना, चार्ज फ्लोइंग, सपोज Q बोल लू, कितना हो जाएगा बच्चों, इतने इलेक्ट्रॉन्स, और हर एक इलेक्ट्रॉन्स पर कितने चार्ज होते हैं, E। तो क्या हो गया बच्चों, N A V D, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना, E। तो कितना हो गया, N E A V D, इतना चार्ज हुआ। अच्छा, ये चार्ज कितने समय में हुआ, पहले से हमने ले रखा है ना 1 सेकेंड, 1 सेकेंड लिया था तभी ना ये vd आया था, याद आ रहा है आपको, ये 1 सेकेंड लिया था इसलिए ये vd आया था, लेंथ, है ना, इसलिए हमने ये vd लिया था। तो टाइम हमारे पास ऑलरेडी क्या है, 1 सेकेंड है। तो Q, ये जो चार्ज है वो कितने समय में है, 1 सेकेंड में है, ठीक है। तो ये देखो चार्ज अपॉन टाइम हो गया, है ना, इधर भी हमने 1 कर लिया। तो ये चार्ज अपॉन टाइम को ही अपन करंट कहते हैं क्या बच्चों, है ना, Q अपॉन T, इसी को अपन क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। T हमारे पास कितना है, 1 है, तो क्या आया देखो, NeAVT, दिस इज द रिलेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I इक्वल्स टू NeAVD। बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, I इक्वल्स टू NeAVD, है ना, आपको हमेशा याद रहना चाहिए, ठीक है। और ये भी याद रहना चाहिए कि कौन सा टर्म क्या है, स्मॉल, आप साइड में लिख लें अच्छे से। स्मॉल n क्या है बच्चों, नंबर डेंसिटी, व्हाट इज नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। E क्या है, चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस एरिया इज नोन एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। और ड्रिफ्ट स्पीड तो आपको मालूम ही है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको मालूम ही है, ठीक है बच्चों। इसके ऊपर काफी न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो आप अपने बुक से इसके ऊपर बेस्ड सारे प्रॉब्लम्स कर लीजिए, और जो भी डाउट होता है वो पूछिए, ठीक है।